सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहला ही चैप्टर पढ़ा मुख्य कार्यपालिका। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा भारत में संघ की कार्यपालिका। तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा भारतीय संघवाद और चौथा चैप्टर हमने पढ़ा भारत में सर्वोच्च न्यायालय। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा 5वां चैप्टर, जिसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा अपना दिमाग पर जोर लगाइए कि हमने फर्स्ट चैप्टर में, जो पहला चैप्टर है, उसमें हमने कार्यपालिका के प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने, अगर आपको याद हो तो, 2 कार्यपालिका के प्रकार थे, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका वो जो स्थायी होती है, जिसका चुनाव योग्यता के आधार पर किया जाता है, और अस्थायी कार्यपालिका जो अस्थायी होती है, कुछ समय के लिए होती है, और जो जनता के द्वारा मत डालकर चुनी जाती है। जो मंत्री होते हैं वो क्या पढ़े थे हमने, अस्थायी कार्यपालिका होती है, क्योंकि उनका समय निश्चित होता है, 5 वर्ष होता है, उनसे पहले भी हट सकते हैं। वो 5 वर्ष होने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो वो क्या हो गई, अस्थायी कार्यपालिका। तो प्यारे बच्चों, अगर हम थोड़ा सा और जोर लगाएं दिमाग पर, तो जो प्रशासन होता है वो स्थायी कार्यपालिका पर डिपेंड करता है। किस पर? स्थायी कार्यपालिका पर डिपेंड करता है, और वही उसको अच्छे से चलाती है। वैसे तो अगर देखें तो मंत्रियां ही प्रशासन को चलाते हैं, लेकिन अगर हम सीधा मंत्रियों पर प्रशासन को छोड़ दें, वे मंत्री ही चलाएं, तो आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, तो जो मंत्री होते हैं भाई, उसमें जो विभाग बांटे जाते हैं, भाई अलग अलग विभाग के जो मंत्री होते हैं, तो हमने पढ़ा था भाई वो मंत्री उस विभाग के विशेषज्ञ हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। क्या कोई विशेषज्ञ हो उस विभाग के, कोई ज़रूरी नहीं। जैसे किसी मंत्री को बना दिया वित्त मंत्री, तो कोई ज़रूरी नहीं उसे जोड़ घटा गुणा भाग या कोई पैसे की लेन देन की कोई जानकारी हो, कोई ज़रूरी नहीं। किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया तो उस मंत्री को शिक्षा के विभाग की जानकारी हो, कोई ज़रूरी नहीं। तो अगर जिस मंत्री को, जिस कर्मचारी को, मतलब जो मंत्री बनाया गया है, अगर उसको उसके काम की ही जानकारी नहीं, तो क्या वो प्रशासन को अकेला प्रॉपरली चला सकता है? नहीं। प्रशासन व्यवहारिक तौर पर देखें तो प्रशासन कौन चलाता है? जो स्थायी कार्यपालिका होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वही चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चुनाव योग्यता के आधार पर किया जाता है। जिस पोस्ट पर वे लगते हैं उस पोस्ट के वे अच्छे जानकार होते हैं। मान लो कोई बैंक में लगा हुआ है, तो अगर बैंक में वो क्लर्क लगा हो, तो उसे जोड़ घटा गुणा क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए जो नॉलेज चाहिए, उसको प्रॉपर नॉलेज होती है। और एक्चुअल में वही क्या है, जो मंत्रियों को मार्गदर्शन करता है, और वही व्यवहारिक तौर पर अगर वास्तविकता में देखा जाए तो क्या है, स्थायी कार्यपालिका ही या वो लोक सेवक ही क्या है, प्रशासन को चलाते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से एक बात और निकल कर आई। वो बात क्या निकल कर आई? वो बात ये निकल कर आई भाई, जो लोक सेवक है उनकी भर्तियों के बारे में। अब प्यारे बच्चों, जैसे ही गवर्नमेंट जॉब पर सिलेक्शन होते हैं, जो भर्तियाँ होती हैं, ठीक है, अगर वो भर्तियाँ योग्यता के आधार पर न हो तो सिस्टम क्या रहेगा? आप एक पर दिमाग पर जोर लगाकर सोचो। अगर जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, जिन पर हमारा प्रशासन ही डिपेंड करता है, जो प्रशासन ही वही चलाते हैं, अगर वही भ्रष्ट हों, वही अयोग्यता के आधार पर चुने जाए, तो हमारे देश का क्या हाल होगा? अगर कोई कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अगर वो अयोग्यता के आधार पर लगे या पैसे देकर लग गया, तो क्या वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा? पहली बात, अगर वो पैसे देकर लगा है तो सीधी सी बात है, उसे किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं। अगर वो बैंक में क्लर्क लग गया, उसे जोड़ घटा आता नहीं, तो वो क्या लेन देन करेगा? तो सिस्टम बिल्कुल ख़राब कर देगा। और दूसरा, अगर वो मान लो कोई बंदा पैसे देकर लगा है, तो सीधी सी बात है, जो अपना घर से पैसे देगा अपने घर से, तो वो अपने पैसे वसूल भी करेगा, जिससे क्या, भ्रष्टाचार और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये ज़रूरी हो गया है भाई, जो भर्तियाँ हैं वो योग्यता के आधार पर हो। क्या हो? योग्यता के आधार पर होनी आवश्यक है, और उन्हीं योग्यताओं के आधार पर भर्तियां हो। इसके लिए क्या संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? क्या संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई?
यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा लेसन का नाम है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी बोलते हैं इसको। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ भाई आपको जो ये कंसेप्ट है, जो लॉजिक है इस क्वेश्चन में, जो बात पूछने जा रहे हैं, जो हम बात करने जा रहे हैं, वो आपको समझ गया आगे होगी। तो अब शुरू करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की रचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने है आज का क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी शॉर्ट में बोल सकते हैं, की रचना कार्यों का वर्णन करो। अब देखो सबसे पहले ही क्या है, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 के अंदर की गई। स्थापना कब की गई बेटा? 1926 के अंदर, याद रखेंगे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसे संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग। अगर बात करें लोक सेवा आयोग की, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में कर दी गई, लेकिन 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसके तहत क्या नाम दे दिया गया इसको? संघ लोक सेवा आयोग। जो लोक सेवा आयोग है, जो 1926 में जिसकी स्थापना की गई थी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसको नाम दे दिया गया संघ लोक सेवा आयोग। तथा इसी एक्ट, ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी व्यवस्था की गई। मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग की भी व्यवस्था की गई। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323, याद रखेंगे, 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सीधा का क्वेश्चन पूछ लेगा, वे लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1926 के अंदर। आपसे पूछ लेगा संघ लोक सेवा आयोग को किस एक्ट के अनुसार उसका नाम बदल दिया गया, मतलब 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। आपसे सीधा पूछ लेगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? संघ लोक सेवा आयोग। आपसे पूछ लेगा भाई संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया? तो भाग 14 में। आर्टिकल पूछे तो 315 से 323। यहाँ से हम कुछ और बातें लिख सकते हैं भाई। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एट प्रेजेंट आप याद रख सकते हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो है अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना। अगर हम यहीं पर सीखें, यहीं पर बात करें हेडक्वार्टर की, तो संघ लोक सेवा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है देखो, तो इस प्रकार भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 के बीच में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो यहीं पर क्या है, इन्हीं आर्टिकल में क्या बताया गया भाई, जो संघ लोक सेवा के आयोग है उसके प्रकार, तो 3 प्रकार में बांटा गया इसको। एक होता है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम सीधा यूपीएससी बोल सकते हैं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग और एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग। देखो यहाँ पर लोक सेवा आयोग के आगे क्या लगा दिया? संघ। यहाँ पर लोक सेवा आयोग के आगे लगा दिया राज्य, और लोक सेवा आयोग के आगे लगा दिया संयुक्त। अब देखो संघ का मतलब केंद्र। देखो यह आयोग केंद्र की सेवाओं में भर्ती करता है। किसकी? केंद्र में, जो सेंटर में जो होती है। संघवाद हम पढ़ चुके हैं, तीसरा लेसन, उसमें मैंने बताया था वह संघ और राज्य किस पर क्या होते हैं। एकात्मक शासन, संघात्मक शासन के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो आपको पता होगा इस बात का। तो केंद्र की सेवाओं में भर्ती का काम कौन करता है? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। अगर बात करें संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त मतलब इकट्ठा, संयुक्त मतलब इकट्ठा, मतलब एक से ज़्यादा इसमें शामिल होंगे। वो क्या शामिल होंगे? देखो, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानसभाएं एक प्रस्ताव पास करें, क्या करें? 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं, विधानसभा में आप जानते होंगे जो राज्य का विधानमंडल है वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना है, और केंद्र का जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो विधानसभाएं एक प्रस्ताव पास करें और संसद से, मतलब जो केंद्र की संसद है, संसद से आग्रह करें, तो उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग है। देखो सीधी सी बात है, मान लो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा और पंजाब, इन दोनों राज्यों की विधानसभाएं एक प्रस्ताव पास करें और कहाँ भेज दें? संसद से,
और संसद से अनुग्रह करें कि क्या है उनके लिए जो लोक सेवा आयोग है वो संयुक्त लोक सेवा, मतलब दोनों के लिए एक, जैसे राज्यपाल होता है एक से या दो, मतलब एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, तो उसी प्रकार क्या है, क्या होगा, संसद से आग्रह कर सकती है बस संयुक्त लोक सेवा आयोग, मतलब पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सके। आपको पता होगा हरियाणा और पंजाब का क्या है, उच्च न्यायालय भी एक है, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में है जो। तो उसके बाद हम बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। देखो राज्य लोक सेवा आयोग मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। राज्यों के अपने अपने राज्य लोक सेवा आयोग है, तो अनुच्छेद 315 के अंदर ही राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, मतलब प्रत्येक राज्य के लिए अपना अपना लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है, जो राज्य स्तर पर क्या करेगा, भर्ती करने का काम करेगा, ठीक है, क्या करेगा, भर्ती करने का काम करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें रचना की, तो देखो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है, क्या होता है बेटा, एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, परंतु सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति समय अनुसार इनकी संख्या निश्चित कर सकता है। देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो कितना, एक अध्यक्ष होता है। देखो जब इसकी स्थापना की गई तो याद रखेंगे उस समय एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे, कितने, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एट प्रेजेंट की, तो यहाँ पर क्या है, एक अध्यक्ष तो होता ही है, लेकिन उनकी संख्या कितनी हो ये संविधान में निश्चित नहीं है। यहाँ से आप एक बात और याद रखोगे, मैंने कहा संविधान में निश्चित नहीं कही गई, मतलब क्या है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी है, वो एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक और असंवैधानिक निकाय में क्या अंतर होता है, संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिसका उल्लेख या जिसकी स्थापना संविधान में की गई है, संविधान के अनुसार जिसकी स्थापना की जाए, जिसका उल्लेख संविधान में किया जाए, और जिस निकाय का, जिस संस्था का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है उसको बोलते हैं असंवैधानिक, मतलब वो संविधान के अनुसार नहीं है, वो सरकार की इच्छा के अनुसार उसकी या ज़रूरतों के अनुसार उसकी स्थापना की गई है। तो हम बात कर रहे थे रचना की, तो स्टार्टिंग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते थे, लेकिन यहाँ पर एक बात और है, अगर इनकी संख्या बढ़ानी है तो वो किस पर डिपेंड करती है, राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति समय के अनुसार इन सदस्यों की संख्या बढ़ा सकता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हैं वो 9 से 11 हो सकते हैं, क्या, 9 से 11। अगर वर्तमान में बात करें तो एक अध्यक्ष है और 10 अन्य सदस्य हैं, तो टोटल कितने हैं, 11। अगर आपसे पूछे कुल संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य हैं, तो कितने हैं, कुल 11। अगर पूछे संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 10, क्योंकि यहाँ पर वो केवल जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में पूछ रहा है। लेकिन अगर टोटल पूछे तो यहाँ पर एक अध्यक्ष है जो वो भी ऐड हो जाएगा और संख्या कितनी हो जाएगी, 11। तो आपको ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है भाई वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा सा है, डिपेंड किस पर करता है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति पर। अब देखो नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। क्यों, कौन करता है, राष्ट्रपति के ही द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद है योग्यताएं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन संविधान में नहीं किया गया, याद रखेंगे, योग्यताओं के बारे में, संख्या के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 316 आर्टिकल जो 316 है के अनुसार कम से कम आधे सदस्य, क्या मतलब अगर 10 सदस्य हैं 10 में से आधे 5, ठीक है, ऐसे होने चाहिए जो नियुक्ति के समय, मतलब जब ज्वाइनिंग की जाए उनकी समय कम से कम 10 वर्ष, ध्यान रखेंगे कितने, 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी उत्तरदायी पद पर कार्य कर चुके हो। क्या कर चुके हो, बड़ी सिंपल सी बात है, देखो कोई इसमें चक्कर वाली बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है, सिंपल सी बात। ये क्या कह रहा है, बस जो योग्यताएं हैं सबसे पहले तो ध्यान रखें संविधान में उनके बारे में कहा ही नहीं गया भाई क्या क्या योग्यताएं हैं। जैसे हमने राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी योग्यताएं पढ़ी थी, उनकी योग्यताओं के बारे में संविधान में लिखा गया था। लेकिन यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग की क्या है, उनकी योग्यताओं के बारे में बताया ही नहीं गया भाई उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात निकल कर आती है भाई, जो अनुच्छेद 316 में है उसमें एक बात बड़ी साफ साफ कही गई है। वो बात क्या है भाई, जो भी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाएगा उसको कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए, या तो वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन मतलब किसी जॉब पर काम कर चुका हो, ठीक है, किसी जॉब पर काम कर चुका हो, मतलब उत्तरदायी पद पर काम कर चुका हो। न्यूनतम कितनी, 10 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, वो चाहे केंद्र मतलब भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन
किसी भी के अधीन हो, लेकिन 10 साल होने चाहिए। किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 316 में बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अवधि। अवधि देखो, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष तक, कितने? 65 वर्ष तक की आयु या अधिक से अधिक 6 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। इनमें से जो अवधि पहले समाप्त हो जाए सदस्यों को रिटायर कर दिया जाता है। अब देखो आप कंफ्यूज हो गए भाई, यहाँ पर 65 वर्ष भी है और 6 वर्ष भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों में से कोई जोन सी कंडीशन पहले लागू होगी उसी के अनुसार उसको रिटायरमेंट मिल जाएगी। अब मान लो कोई है जो सदस्य है वो 60 साल की उम्र में लग गया, कितनी? 60 साल की। 60 साल की आयु में वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन गया। अब देखो इसमें सबसे पहले ये कंडीशन लागू होगी या ये? अगर इसमें 6 करें प्लस 6 करें, अगर ये कंडीशन लागू करें तो ये कितने साल का हो गया? 66 ईयर का। कितने साल का? 66, मतलब 66 साल का हो गया। लेकिन इसकी अधिकतम आयु कब तक बना रहता अपने पद पर? 65 वर्ष। तो ये कंडीशन लागू नहीं हुई, मतलब इससे पहले, इस कंडीशन के लगने से पहले ये कंडीशन लग गई, वो इससे पहले क्या हो गया? 65 साल का हो गया। कितना? 65 साल का। तो वो इसके अनुसार रिटायर हो जाएगा। अब मान लो कोई लग गया 50 साल का। अब 50 साल की आयु में संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन गया। अब देखो इसमें अगर प्लस 6 करें तो कितना हो गया? अगर इसमें प्लस 6 करें तो कितना हो गया? 56, मतलब अभी तक वो 65 वर्ष का नहीं हुआ है, तो उस पर कंडीशन क्या लगी? 6 वर्ष वाली। भाई 6 वर्ष उसने काम कर लिया अपनी पोस्ट पर, तो वो यहाँ पर क्या है? 56 वर्ष की आयु में क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है, ये कंडीशन पहले हो तो ये, अगर ये कंडीशन पहले हो तो इसके अनुसार रिटायर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है वेतन और भत्ते। देखो आयोग के सदस्यों का वेतन और भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। संचित निधि के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, जो फंड होता है ये, ठीक है। आयोग के सदस्यों का वेतन व भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं तथा कार्यकाल के दौरान उन्हें घटाया नहीं जा सकता। ध्यान रखेंगे, कार्यकाल के दौरान पोस्ट के समय, मतलब 65 वर्ष की आयु तक और 6 वर्ष तक उनके जो, जब वो अपने पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो उस समय उनका वेतन है और भत्ते हैं उनके घटाया नहीं जा सकता। लेकिन वित्तीय संकट, आर्टिकल पढ़ा था हमने आपातकालीन शक्तियों में, आर्टिकल 352, 356 और 360। तो वित्तीय संकट 360 था आर्टिकल में, तो के समय इन्हें कम किया जा सकता है। अगर देश में वित्तीय शासन लागू हो जाए, वित्तीय संकट लागू हो जाए, तो आर्टिकल 360 के अनुसार इनको घटाया जा सकता है, अदरवाइज इनको घटाया नहीं जा सकता। अगर बात करें एग्जिट, मतलब एट प्रेजेंट अगर बात करें वह जो संघ लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष का वेतन कितना है, तो संघ लोक सेवा आयोग है जो उसके अध्यक्ष का वेतन की बात करें तो अध्यक्ष का वेतन है 2,50,000। कितना है? 2,50,000। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो अध्यक्ष है उसका वेतन है 2.50 लाख, ठीक है, 2,50,000। और अन्य सदस्यों की अगर बात करें तो अन्य सदस्यों का वेतन है बेटा, अन्य सदस्यों का वेतन है 2.25, मतलब 2,25,000 लाख रुपए, ठीक है, 2.25, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रतिबंध। देखो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन पर कुछ संवैधानिक प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? देखो, रिटायर होने के बाद इनके सदस्य किसी दूसरे सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते, मतलब वो और कहीं जाकर काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते। संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य इसी आयोग का या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वो कहाँ पर काम कर सकते हैं? दोबारा इसी आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं, या संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं या हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन कहीं और काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है निष्कासन। निष्कासन मतलब उनको पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। देखो इनको पद से मतलब ये क्या है, इनकी स्वेच्छाचारिता पर, इन पर कंट्रोल करने के लिए ये दोनों चीज़ें हैं ताकि वो अपने पद का दुरुपयोग न करे। देखो निष्कासन मतलब पद से हटाया जाना, तो पद से कैसे हटा सकते हैं, तो यहाँ पर हम 4 बातें करेंगे। देखो अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया हो, उसे दिवालिया घोषित कर दिया हो, या अपनी पद अवधि मतलब पद पर काम करते समय पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी से वेतन का नियोजन में लगा हो, ठीक है, मतलब कहीं और भी साथ में काम कर रहा हो। तीसरा, अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण वह पद पर बने रहने के योग्य ही नहीं बचा, ठीक है, मतलब उसकी मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति है जो खराब हो गई है और वो इस योग्य नहीं है भाई अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, अपने पद पर अच्छे से कर्तव्यों का पालन कर सके, तो राष्ट्रपति उसको अपने पद से, उनके पद से हटा सकता है। और जो लास्ट है उसका वो है कदाचार के कारण। कदाचार का मतलब होता है भ्रष्टाचार। क्या? भ्रष्टाचार।
4, ठीक है, मिसकंडक्ट बोल सकते हैं इसको। तो कदाचार, देखो कदाचार के कारण किस प्रकार हटा सकते हैं, ये नहीं भाई राष्ट्रपति सीधा कदाचार का आरोप लगाएगा और उसको हटा देगा। इसके लिए क्या होगा, उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य जिस पर कदाचार का आरोप लगा है उसकी उच्चतम न्यायालय जांच करेगा, और जांच करने के बाद अगर वो भ्रष्ट मिलता है, उस पर आरोप सिद्ध होता है, तो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से। तो यहाँ पर एक बात समझने की बेटा, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 143, उसमें हमने क्या पढ़ा था, बस सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई सिफारिश, कोई परामर्श अगर राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। यहाँ पर अगर वो यूपीएससी का कोई अध्यक्ष या सदस्य क्या है, भ्रष्ट मिलता है, उस पर आरोप सिद्ध होता है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को यह सुझाव देती है कि वो उसे अपने पद से हटा दिया जाए, तो यहाँ पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। देखो सबसे पहले क्या है, अब देखो इसका सबसे मुख्य काम ही तो क्या हो गया, भर्ती करना। सबसे मुख्य काम ही इसका क्या है, भर्ती करना। देखो आयोग का मुख्य कार्य है सरकार के विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के, बाहर जाओ बेटा, चलो शाबाश। आयोग का मुख्य कार्य सरकार के विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए सरकार को सिफारिश करना है। क्या है, सरकार को सिफारिश करना है। इसके लिए आयोग समाचार पत्रों द्वारा लोगों को उन पदों के बारे में जानकारी देता है और प्रार्थना पत्र मांगता है। अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, पहले यहाँ तक समझेंगे। देखो इसका सबसे पहला ही काम क्या है, संघ लोक सेवा आयोग का सबसे मुख्य ही काम क्या है, भर्ती करना। क्या करना है, भर्ती करना। तो इस प्रकार क्या करता है संघ लोक सेवा आयोग, क्या है, एप्लीकेशन निकालता है, उन पदों की सूचना देता है समाचार पत्रों के आधार पर, ऑनलाइन सिस्टम के तहत, ठीक है, मतलब जो ऑनलाइन न्यूज़ आती है, ठीक है, उनके अनुसार क्या है, एक समाचार पत्रों द्वारा, इनके द्वारा क्या है, पब्लिश करता है लोगों के बीच में, मतलब ये खबर पहुंचाता है भी क्या है, इस पोस्ट पर कुछ, मतलब इस जॉब की पोस्ट कुछ खाली है, तो यहाँ पर आप क्या है, अपने जो प्रार्थना पत्र हैं वो भर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या अपने फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यही बात है। उसके बाद है अखिल भारतीय सेवाएं। आपको पता होगा अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं की अगर बात करें तो तीन प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। क्या है, IAS, IPS और IFS। IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, मतलब लोक प्रशासनिक सेवा। IPS मतलब इंडियन पुलिस सर्विस और IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो तीन प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनकी नियुक्ति ही क्या, जिनकी भर्ती ही कौन करता है, यूपीएससी करता है, संघ लोक सेवा आयोग करता है, ठीक है। तो कुछ मतलब दूसरी खुली प्रतियोगिताएं करता है इनके लिए परीक्षा, और परीक्षा लेने के बाद क्या करता है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू की व्यवस्था करता है, ठीक है, इंटरव्यू करता है उनका। दूसरा कार्य क्या है, संघ लोक सेवा आयोग संघ सरकार को पदोन्नति मतलब प्रमोशन, अनुशासन आदि के संबंध में सलाह देता है। क्या देता है, सलाह देता है। किसको, सरकार को सलाह देता है यूपीएससी, किसके लिए, किसी कर्मचारी की पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए, उसको अनुशासन के लिए, उसके संबंध में सलाह देता है। उसके बाद अगर तीसरी कार्य की बात करें तो तीसरा कार्य क्या है, यह आयोग लोक सेवा को पेंशन के दावे या क्षतिपूर्ति के दावे, क्या है, यह आयोग लोक सेवकों के पेंशन या क्षतिपूर्ति के दावे आदि के बारे में सरकार को सलाह देता है, ठीक है। तो इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हो गए, एक भर्ती करना और एक सरकार को सलाह देना। जो अगर बात करें अपना चौथा कार्य है जो इसका, यह आयोग संघ सरकार को किसी कर्मचारी को हटाने की सलाह देता है। क्या है, अगर कोई कर्मचारी सही से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा, तो जो संघ लोक सेवा आयोग है वो संघ सरकार को क्या है, उस कर्मचारी को हटाने की सलाह दे सकता है। देखो यहाँ भी सलाह दी है, यहाँ भी सलाह दी है और यहाँ भी सलाह दी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर बात करें आयोग की, देखो यहाँ पर आपकी बुक में बहुत सारे कार्य मिलेंगे दिए हुए, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के पास। और यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है भाई, जो संघ लोक सेवा आयोग जो कार्य हैं आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए मिलेंगे। और
आपको पता होना चाहिए भाई इस लेसन में से जो बड़ा क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, यहाँ से छोटे क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के। तो यहाँ पर आप 4 या 5 काम कर लो, कार्य याद कर लो, काफ़ी है, ठीक है, इनफ है। उसके बाद करते हैं आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। अब देखो जो भी काम किए उनकी एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है कौन? यूपीएससी। देखो पढ़ते हैं, संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और उसे राष्ट्रपति को सौंपता है। ध्यान में रखेंगे किसको सौंपता है? जो संघ लोक सेवा आयोग किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है और राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट संसद में, कहाँ पर? संसद के सामने पेश करनी पड़ती है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग किसको भेजता है? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको? संसद को, ठीक है। रिपोर्ट के साथ सरकार की यह स्पष्टीकरण देना पड़ता है। अब जैसे संसद में पेश हुआ तो वहाँ पर क्या है, उस रिपोर्ट के साथ सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ता है। देना भी आवश्यक है कि सरकार ने आयोग की सिफारिशें क्यों नहीं मानी। मान लो यहाँ पर देखो कोई सिफारिश दी हुई है और वो क्या है, संसद ने, मतलब सरकार ने अगर उसकी जो सिफारिशें हैं संघ लोक सेवा आयोग की वो नहीं मानी, तो जब ये राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को, वार्षिक रिपोर्ट को संसद में पेश करेगा तो वहाँ पर सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। भाई संघ लोक सेवा आयोग की कोई सिफारिश उसने नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ से देखो बड़े ईजी क्वेश्चन बनते हैं, एक बार रिव्यू लेते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1926 में। किस अधिनियम? 1935 के अधिनियम, और इसी अधिनियम के साथ इसका नया नाम दिया गया संघ लोक सेवा आयोग। अगर बात करें संविधान के किस भाग में इसका वर्ण उल्लेख है, तो भाग 14। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 315 से 323, 315 अनुच्छेद 315 में ही संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें प्रकार की तो 3 प्रकार की है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। अगर यहाँ पर आगे हरियाणा लगा दें, एच लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, हरियाणा लोक सेवा आयोग। अगर पंजाब लगा दी तो पंजाब लोक सेवा आयोग, अगर यूपी लगा दे तो यूपी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। बात करें रचना की तो एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, अधिकतम 9 से 11 हो सकते हैं। इनकी संख्या है जो निश्चित करती है वो राष्ट्रपति पर करती है, ठीक है। अगर बात करें नियुक्ति की तो नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। योग्यताओं के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 316 के तहत एक बात आई है सामने, क्या है? उसका कम से कम 10 वर्ष तक का किसी पद पर कार्य कर चुका हो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन। बात करें अवधि की तो इसकी अवधि 65 वर्ष या 6 वर्ष, सबसे जो सी इनमें से कोई सी पहले लागू हो वो होगी, ठीक है। उसके बाद है वेतन तथा भत्ते। वेतन की बात करें तो अध्यक्ष का है 2,50,000 और अन्य सदस्यों का 2,25,000, ठीक है। संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है और इनको घटाया नहीं जा सकता। बात करें प्रतिबंध की तो वो यहाँ से कई अन्य पद पर काम नहीं कर सकता रिटायर होने के बाद। उसके बाद बात करें निष्कासन की तो कुछ बातें पढ़ी हमने, निष्कासन के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, और उसके बाद आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट है, तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करता है और वहाँ पर सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ता है, भाई अगर कोई संघ लोक सेवा आयोग की कोई सिफारिश नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी। तो प्यारे बच्चों ये था आज का हमारा क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग की रचना और कार्यों के बारे में हमने बात की। एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, वो है आपका राज्य लोक सेवा आयोग। एमबीडी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, दीपक में वो एक्स्ट्रा एक प्रश्न और है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा भाई दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग अगर आपको समझ में आ गया तो 70 से 75% तो राज्य लोक सेवा आयोग भी आपको समझ में आ गया हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ भाई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों साइकोलॉजी बाय पीपीएस आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर प्यारे बच्चों। ओके।